Good evening. So we'll be doing your rudder. So yesterday we seen that video how your rudder will find water. Jara, can you switch off your microphones? My voice is going. Switch off कर लो अपने microphone, please. So this is the forward end of the rudder. The water will flow like this. So this is a fishtail rudder where your water thrust is given. The stabilizing forces are there. Now, how your rudder affects in steering your ship. Now, if you see this diagram, when the rudder is turned to port, suppose first we start with this diagram. The rudder is midships. So the water is flowing from port side, water is flowing from starboard side, vessel going straight, no actions. Suppose you turn the rudder to port. This rudder is turned to port. So if you are on a boat, your tiller will move to starboard. So when your rudder turns to port, the starboard side flow of water is increased because there is no resistance here. The velocity of starboard side will increase. So here the velocity on your rudder, because of more velocity, the Bernoulli's principle states that P into V is constant. So if V is more, your pressure will be less. तो यहाँ जो प्रेशर है स्टारबोर्ड साइड में वहाँ कम हो जाएगा. वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर यहाँ कम हो गया. अब यहाँ पोर्ट साइड में क्या हो रहा है, क्योंकि हिंड्रेंस हो गया, रडर इज कम टू पोर्ट साइड, सो वेलोसिटी इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड. तो यहाँ वेलोसिटी कम हो गई बिकॉज ये रुक रहा है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर यहाँ एक्टिवेट करेगा और आपका रडर तो इधर ही है, ये वापस मिडशिप तो आ नहीं रहा है. तो व्हेन दिस इज पुशिंग दिस, तो ये जो है पिवटिंग करेगा at that point and it will pivot and your head will turn to port because वो push कर रहा है. So head is going to turn to port and you turn towards the port side. Similarly अब starboard side में क्यों turn करता है? रडर हमने starboard में किया. टिलर मतलब इसके आगे हैंडल होता है, छोटी बोट्स में वो टिलर होता है. तो इसको हमने टिलर को पोर्ट साइड किया, रडर गया स्टारबोर्ड साइड. तो पोर्ट साइड में फ्लो वाटर काफी है. इस एरिया में प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी ज़्यादा है. इस एरिया में प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम है. इसको धक्का मारेगा यहाँ, वेसल विल टर्न टू स्टारबोर्ड. समझ आया कि नहीं आया? हाँ भैया, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? हाँ बोलो. समझ आ गया? आगे करें? चलो आगे करते हैं. यस सर. ओके. और ये वाला आपने कल वीडियो देखा था, ड्रिफ्ट एंगल होता है, इनर्शिया टर्न होता है, मोमेंट ड्यू टू पावर फोर्स, ये सब आप लोग इनर्शिया सब पढ़ोगे शिप हैंडलिंग में. शिप हैंडलिंग पढ़ रहे हो ना? शिप हैंडलिंग पढ़ रहे हो? हाँ, तो शिप हैंडलिंग में ये डायग्राम समझ लोगे अच्छी तरह. ये ड्रिफ्ट एंगल क्या होता है, मोमेंट ड्यू टू पावर फोर्स क्या है, इनर्शिया पावर फोर्स का कैसे लगता है. कल हमने वीडियो भी दिखाया था तो वो सारा समझाया था. ठीक है, तो आगे करते हैं. So, part of the steering apparatus of the boat or ship, which is fastened outside to the hull, is usually at the stern. So, यहाँ operation will be on principle of unequal water pressure.
मतलब एक तरफ प्रेशर ज्यादा, एक तरफ प्रेशर कम. So when the rudder is turned, so one side is more exposed to the force of water flowing past it than the other side. So the stern will be thrust away from the side that the rudder is on, and the boat or ship will swerve towards from the original course. So in small craft, manually वो handle लगा होता है, उसको tiller कहते हैं. Larger vessels, the vessel is turned by hydraulic, steam or electrical machinery. तो अभी स्टीम तो यूज नहीं करते, वो स्टीम शिप में पहले यूज करते थे. अब आपका जो स्टीयरिंग में एक्शन ऑफ रडर है, इसका एक मिनट डायग्राम निकाल लें, फिर उससे डायग्राम से भी बताएंगे. ठीक है, रडर कहाँ गया? रडर जो एक चीज जो आपको दिखाना था, तो रडर एक्शन दिखाएं पहले. तो ये जो आपको समझा दिया मैंने, प्रेशर और प्रेशर और वेलोसिटी से, ये तो समझा दिया. अब स्टर्न में कैसे काम करता है, ये तो पीवी हो गया बेसिक अहेड जाने के लिए. अब कहते हैं कि स्टर्न में हम रडर को मिडशिप्स क्यों रखते हैं, क्या रीजन है, क्यों नहीं पोर्ट स्टार्बोर्ड करते. जब स्टर्न जा रहे हैं तो रडर को पोर्ट स्टार्बोर्ड क्यों नहीं करते, क्या रीजन है. Why rudder kept midships while going astern? पोर्ट स्टार्बोर्ड रखेगा सर, पोर्ट स्टार्बोर्ड रखने पर दूसरा फोर्स एक्ट होगा सर. वो देखो ऐसा है ना कि आपका जो रडर है वो काम करता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. जब हम आगे जा रहे थे तो आगे से पीछे तक जितना फ्लो हो रहा था वो इसके एक्शन पे इफेक्ट कर रहा था. लेकिन अब जो है पानी आगे से ही शुरू कर रहा है जहां से रडर है, तो पानी कितना फ्लो करेगा रडर के ऊपर, 1 मीटर 2 मीटर, और उसका इफेक्ट पोर्ट या स्टारबोर्ड पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा. लेकिन अगर हमने पोर्ट स्टारबोर्ड किया, एक इफेक्ट हो जाएगा कि आपका वेलोसिटी जो है पीछे जाने का वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो रुकावट करेगा. इसलिए हम मिडशिप में रडर को रखते हैं. समझ आया, समझ आया यस कितना, सर. क्योंकि ये आगे की तरफ है
तो आगे है, इसका मतलब जो फ्लो ऑफ वेलोसिटी, फ्लो ऑफ वाटर तो कम हो गया। दूसरा, अगर हमने पोर्ट स्टारबोर्ड किया तो वो तो रुक जाएगा। तो आपकी जो वेलोसिटी है पीछे जाने की, क्योंकि ये आगे गया, आप उल्टी डायरेक्शन में आओगे रिजल्टेंट में, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ये तो रोकेगा। इसीलिए हम इसको मिडशिप रखते हैं। मैं देख रहा हूँ रडर के बारे में कहीं लिखा है, कहाँ लिखा है वो, काफी ज्यादा नोट्स इसमें डायग्राम्स हो गए ना, इसलिए समझ नहीं आता कहाँ क्या। एक मिनट देखने दो साथ। एरिया ऑफ रडर में होगा। हाँ, ये एरिया ऑफ रडर में है। अब रडर जो है उसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रडर इज 1/16 और 1/17 ऑफ आपका, ये तो आपका x इंटू वाई आपका एरिया है, ठीक है। लेकिन एरिया ऑफ रडर का एक और फॉर्मूला है, वो अभी दूसरे में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है, इसमें है। सो एरिया ऑफ रडर इज L और LBP इंटू समर ड्राफ्ट इंटू 1/16 और 1/17, दैट इज एरिया ऑफ रडर। अब क्या है, x अगर आपका विड्थ हो गया एंड डेप्थ ऑफ रडर हो गया y, तो एस्पेक्ट रेशियो इज y/x, ये 2 होता है नॉर्मली शिप्स में। एस्पेक्ट रेशियो इज डेप्थ ऑफ द रडर डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द रडर, विच इज 2। अगर अभी हमारे पास दिया हुआ है कि चलो आपका L दिया है, समर ड्राफ्ट दिया है, एरिया ऑफ रडर निकालो और उसके डायमेंशन निकालो। अभी ये क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको सिर्फ टेम्परली बता रहा हूँ कि आप कैसे निकालोगे। सपोज 320 मीटर लेंथ है, समर ड्राफ्ट 20 मीटर है, तो एरिया ऑफ रडर क्या हुआ, तो 320 हो गया LBP इंटू 20 जो समर ड्राफ्ट है इंटू 1/16, तो हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रडर है। अब फॉर्मूला लगा दो, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x हो गया ना, y/x इज इक्वल टू 2 एस्पेक्ट रेशियो है, तो y इज इक्वल टू 2x। अब एरिया ऑफ रडर क्या है, x इंटू वाई, ये विड्थ है, ये डेप्थ है, x इंटू वाई आपका एरिया ऑफ रडर है, दिस इक्वल टू y/x, y इज इक्वल टू 2x, तो x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आपका 400 निकल आया। x क्या हो गया, √200 विच इज 14.14, y निकल गया 28.28, तो आपका x भी निकल गया, y भी निकल गया। दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। अब आपका लेंथ सपोज 100 मीटर है, समर ड्राफ्ट 8 मीटर है, तब आपका विड्थ एंड डेप्थ ऑफ रडर क्या है, एरिया ऑफ रडर इज 1/16 इंटू 8 इंटू 100 is 50 square meter. That means x into y is equal to 50 square meter. अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है, x को और y को, y is equal to 2x, तो 2x स्क्वायर हो गया, x into 2x is 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर is equal to 50, x की वैल्यू निकल गई 5, y की वैल्यू 10 निकल गई। आ गया समझ, समझ आया? यस सर, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है क्या सर? नहीं, ये तो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, जैसे अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला शिप हैंडलिंग में हम पढ़ाते थे, तो इसलिए आपको बता दिया। वैसे ये आएगा नहीं आपको, क्योंकि शिप कंस्ट्रक्शन में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं कौन डाल दे इस टाइप का क्वेश्चन, तो फिर पता ही नहीं है ना, कौन पेपर बनाता है, कौन क्वेश्चन डालता है, कुछ पता नहीं। तो एरिया ऑफ रडर इज 1/16 इंटू लेंथ ऑफ द शिप इंटू समर ड्राफ्ट, उसके हिसाब से आप सारा निकाल सकते हो। एल इज LBP। क्लियर हुआ कि नहीं? 2 एग्जाम्पल दिखाए हैं, दोबारा दिखाएं?
तो दूसरा वाला तो दिखाते हैं। एरिया ऑफ, ये जो फॉर्मूला है ये एरिया ऑफ सबमर्ज्ड रडर का होगा ना? एरिया ऑफ रडर है, समर्ज ही हुआ है ना। एरिया आपका समर ड्राफ्ट पे कर रहे हैं ना, तो समर जो होगा समर ड्राफ्ट, समर ड्राफ्ट में समर, लाइट ड्राफ्ट में नहीं हो रहा है, समर ड्राफ्ट में निकाल रहे हैं। तो समर ड्राफ्ट में एरिया समर्ज्ड होगा रडर का। ओके सर। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया हुआ है, सपोज एल इज 320, समर ड्राफ्ट 20 है, तो एरिया ऑफ रडर क्या है 320 टू, सर आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। so this action of rudder in steering ship is, rudder is used to steer the ship. The steering action of the rudder is depending on the area, which is usually the order of 1/16 or 1/17 of the length of ship or LBP into depth of the draft of the ship. And the ratio of depth to width, that is depth is y to width is x, is known as aspect ratio. तो जनरली ये 2 होता है, अभी बताया आपको सारा। अब रडर की हाइड्रोडायनेमिक एफिशिएंसी कब होती है, जब ये आफ्ट में रहता है। इट इज नॉट प्लेस्ड इन बाउ, बिकॉज अगर वो आगे रहेगा तो टूट जाएगा, एंड आगे रहेगा तो क्या होगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इट इज नॉट फॉरवर्ड, इट इज आफ्ट। स्पेशली प्रोपेलर के पीछे क्यों होता है, क्योंकि प्रोपेलर अनदर पुश देता है उसे, so flow of water is more with the rudder being aft of the propeller also. So why is the rudder always placed behind propeller? Because propeller increases the velocity of water which flows on the slipstream, and that will increase the lift. So that is the reason the rudder is placed at the aft of propeller. Increased velocity of propeller outflow results in greater lift force. So if the rudder is placed just forward of the propeller, it will have the same turning effect with respect to the direction, but the magnitude won't be same because the flow will not be much. तो अगर आप मनूवरिंग में हो और आपने इंजन स्टॉप कर दिया तो आपका रडर इफेक्ट नहीं देगा, you will give a small kick so that velocity on the rudder will create that lift. अब आता है सेमी बैलेंस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस रडर। सबसे पहले हम बैलेंस रडर करते हैं। तो बैलेंस रडर इज, यू आर कनेक्टेड फ्रॉम, ये जो ये डायग्राम में अंदर में बनाया ना, एक्सेल, ये एक्सेल नहीं होता है। आई डोंट नो हु मेड दिस एक्सेल, एक्सेल होता नहीं है, कनेक्शन ऊपर और नीचे होता है, एक्सेल नहीं होता। सो दिस इज मोर देन 25% सेक्शन आफ्ट ऑफ द एक्सिस। ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड है, ये वाला पोर्शन आफ्ट है। यहाँ 25% से ज्यादा फॉरवर्ड ऑफ एक्सिस होता है, बाकी आफ्ट ऑफ एक्सिस है। यहाँ से आपका रडर स्टॉक जाता है, which is going to the steering gear for transmitting your messages. Bolted palm यहाँ है। लिफ्टिंग ट्यूब जो है, that is for lifting your
रडर ड्यूरिंग ड्राई डॉक। नीचे में ड्रेन होता है बिकॉज रडर इज बेसिकली हॉलो, तो इसमें वाटर कैन गेट एक्यूमुलेटेड, देयर इज अ लीकेज, तो उसको सॉलिड नहीं बनाते, अदरवाइज द वेट विल बी लार्ज एंड उसके लिए बहुत बड़ा स्टीयरिंग गेट चाहिए होता है। नाउ द सेक्शंस हियर, इसके अंदर स्टिफनिंग होती है, ये हॉरिजॉन्टल वेब्स होते हैं, वर्टिकल वेब्स होते हैं, इसके अंदर लगे होते हैं। एंड यहाँ बोल्टेड पाम से रडर स्टॉक लगा है। अब इसमें कास्ट सोल पीस इसके नीचे लगा होता है, जो आपको बताया था बैलेंस रडर के नीचे कास्ट सोल पीस होता है, विच वी हैव डन इन स्टर्न फ्रेम। अब इसमें कनेक्शन दो होते हैं, एक अपर बेयरिंग होता है, एक लोअर बेयरिंग होता है। ये बैलेंस रडर है, 25% से ज़्यादा फॉरवर्ड एरिया में है एक्सिस के आगे, बाकी एक्सिस के पीछे है। अब इस डायग्राम के साथ में आप ये नहीं बनाना, एक्सेल नहीं बनाना, क्योंकि एक्सेल होता नहीं है, सिर्फ ऊपर और नीचे कनेक्टेड है, जैसे भी आपको दिखा रहे हैं। इसके ऊपर और नीचे ये देख लेना, ये ऐसे बनाना है। तो ये बेसिकली ऊपर कनेक्टेड है, नीचे कनेक्टेड, ये एक्सिस है, ये अंदर में कोई एक्सेल नहीं है। somebody has made this diagram on net और वो गूगल में डाल दिया है, तो ये बड़ा प्रेवलेंट हो गया है, सबकी किताबों में चला गया है। एक्सेल होता नहीं है, देयर इज नो एक्सेल हियर, कोई कार नहीं है के अंदर एक्सेल लगेगा, सिर्फ ऊपर और नीचे पॉइंट पे लगता है। अब ये दो डायग्राम आपको बनाने हैं, अपर बेयरिंग जहाँ वो कनेक्ट होता है ब्रास बुश के साथ और यहाँ बोल्ट्स लगते हैं, एंड लोअर बेयरिंग जिसके नीचे एक यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बॉल बेयरिंग है जहाँ पूरा वेट आता है, स्ट्रॉन्ग डिस्क होता है, और यहाँ ब्रास बुश होता है लुब्रिकेशन देने के लिए, लोअर बेयरिंग है। तो मेन कनेक्शन ऐसे होता है, ये रडर स्टॉक जा रहा है, ऊपर में अपर बेयरिंग, नीचे में लोअर बेयरिंग, और ये टर्निंग एक्सिस है, ये कास्ट सोल पीस लगा हुआ है इसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ कोई बोल्टिंग नहीं है, यहाँ कोई रडर पोस्ट नहीं है, सिर्फ एक्सिस है, देयर इज नो रडर पोस्ट। ये आपका स्टर्न फ्रेम है फैब्रिकेटेड वाला, और यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ वाइब्रेशन पोस्ट, यहाँ क्या लगता है, यहाँ क्या लगा होता है, कल तो बताया सब कुछ। स्टर्न ट्यूब। यहाँ क्या लगता है, ट्यूब सर। यहाँ आपका हब लगेगा, यहाँ आपका प्रोपेलर लगेगा, कल डायग्राम को बनाया। यहाँ आपका स्टर्न ट्यूब लगेगी, उसके अंदर प्रोपेलर शाफ्ट होगा, और यहाँ आपका प्रोपेलर लगेगा, यहाँ आर्कपीक है, ये पूरा एरिया में आर्कपीक रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला है रडर स्टॉक, और ऊपर जाएगा रडर ट्रंक के थ्रू, इसमें कोई रडर पोस्ट नहीं होती। चलो आपको थ्योरी कराते हैं, इसमें पीपीटी में थ्योरी इतनी नहीं है, पीपीटी में कोई थ्योरी ज्यादा नहीं, तो पहले आपको डायग्राम दिखाते हैं फिर थ्योरी कराते हैं। अब अनबैलेंस रडर में ऐसा है, अनबैलेंस रडर, अनबैलेंस रडर में रडर पोस्ट होता है। रडर पोस्ट का मतलब है कि ये पोस्ट है, जैसे हमारा दरवाजा है, ठीक है, तो दरवाजा क्या है कि एक सपोर्ट पे लगा होता है, तो एक सपोर्ट पे ये आपके हिंजेस लगे होते हैं ना, यहाँ इसको हिंज नहीं कहते, इसको कहते हैं लॉकिंग पिंटल एंड बेयरिंग पिंटल, ऊपर वाला लॉकिंग पिंटल, नीचे वाला बेयरिंग। तो ये आपका रडर पोस्ट है जिस पे ये सपोर्ट होता है, लॉकिंग पिंटल एंड बेयरिंग पिंटल। ये वाला पार्ट रडर का है और ये वाला पार्ट पोस्ट का है, तो दोनों को लॉकिंग पिंटल और बेयरिंग पिंटल से लगाते हैं। इसके नीचे कास्टोल पीस की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपका रडर स्टॉक जा रहा है और अनबैलेंस रडर है, आपकी आवाज आनी बंद हो रही फॉलो होता है, तो इसके अंदर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
कोई बीच में फोन आती रहती है ना, सब गड़बड़ करती है। सो ये आपका वाइब्रेशन पोस्ट है, ये रडर पोस्ट है, और यहाँ अगर एक और कनेक्शन होता है उसको प्रोपेलर पोस्ट कहते हैं। तो ये रडर पोस्ट बेसिकली इसको सपोर्ट कर रहा है योर डबल प्लेन रडर को। ये देखो हॉलो रडर है, ऊपर का टॉप व्यू, साइड व्यू। एंड यहाँ आपका लॉकिंग पिंटल है, यहाँ बेयरिंग पिंटल है। बेयरिंग पिंटल के नीचे हार्ड डिस्क, स्टील डिस्क है टू टेक द लोड ऑफ दिस रडर। एंड दिस इज योर रडर स्टॉक, और यहाँ रडर ट्रंक के थ्रू यहाँ जा रहा है स्टीयरिंग गेयर। तो ये वही डायग्राम है। यहाँ आपका प्रोपेलर पोस्ट यहाँ नहीं होता, प्रोपेलर पोस्ट यहाँ होता है। अगर यहाँ एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा है तो प्रोपेलर पोस्ट, ये वर्ड यहाँ गलत लिखा है, प्रोपेलर पोस्ट यहाँ लगा होता है इसको सपोर्ट करने के लिए। वाइब्रेशन पोस्ट, दिस इज ट्रांसफॉर्म फ्लोर, एंड ये आपका रडर स्टॉक है जो ऊपर जा रहा है। तीसरा आता है सर जो वाइब्रेशन पोस्ट कौन सा वाला है? ये जो चोंच लगी है, ये दिख रहा है, ये Yes, sir, yes. वाइब्रेशन को हल पे भेजता है। जो भी वाइब्रेशन आती है ना उसको हल पे भेजता है। ये डायग्राम इधर भी है, Distribute ये कर देता है। वाइब्रेशन, हाँ ये वाला डिसिपेट करता है वाइब्रेशंस को हल पे, बिकॉज हल सरफेस बड़ा है तो डिसिपेट कर देता है। तीसरा रडर जो होता है, अभी डायग्राम करने के बाद थ्योरी पे आएंगे। तीसरा ये बैलेंस अनबैलेंस रडर का सिंपल डायग्राम है, जिसमें ये रडर स्टॉक है। आपको ये वाले पिंस बनाने हैं, लॉकिंग पिंटल, बेयरिंग पिंटल, ये वाले डायग्राम के। ये दोनों नहीं बनाएंगे तो आपको 5 नंबर जाएंगे। ये दोनों डायग्राम अनबैलेंस रडर के बनाने हैं, और वो 2 डायग्राम बैलेंस के बनाने हैं। मैं डायग्राम भेज दूंगा आपको। तो ये रडर पोस्ट हो गया, रडर स्टॉक, हॉरिजॉन्टल वेब, वर्टिकल वेब, लिफ्टिंग ट्यूब, drain plug, and this is your bearing pintle, rudder post, and then the गजन। गजन पे सपोर्ट होता है रडर, ये अनबैलेंस रडर है। थर्ड टाइप का जो बेसिक वन है, ये वाला बैलेंस है। इसमें भी एक्सल बनाया हुआ, एक्सल नहीं होगा, टर्निंग एक्सेस होता है। ये एक्सल होता नहीं है इसमें, टर्निंग एक्सेस होता है। डायग्राम्स रॉन्ग बनाई हुई, ऐसे जैसे टर्निंग एक्सेस है ना, ये करेक्ट है। तीसरा वाला है, इसमें भी आप रडर एक्सल नहीं बनाओगे, टर्निंग एक्सेस बनाओगे। इसको डॉटेड लाइन में दिखाओगे, सॉलिड लाइन में नहीं। एक्सल नहीं लिखोगे, उसको रडर एक्सिस लिखोगे। उसमें एक्सेल लिख दिया, रडर एक्सिस है। ये है सेमी बैलेंस। तो सेमी बैलेंस के नीचे अगर आपने देखा, कोई कास्ट सोल पीस है ही नहीं, नीचे कुछ नहीं है, खाली है। तो ये वाला कास्ट टाइप का स्टर्न फ्रेम है, ये यहाँ तक लगा है, नीचे कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो ऊपर में, ऊपर वाला जो है वो अनबैलेंस्ड है, वो इसके ऊपर लगा हुआ है, और नीचे वाला बैलेंस्ड है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में सेमी बैलेंस लगता है। ज्यादातर जो ट्विन स्क्रू हैं जिनमें 2 प्रोपेलर हैं, उसमें सेमी बैलेंस लगता है। तो सेमी बैलेंस में ये नीचे का पोर्शन भी बड़ा है, ये छोटा बना हुआ है, ये बड़ा होता है। ये रडर स्टॉक है, ये लॉकिंग पिंटल है, ये बेयरिंग पिंटल है। नीचे वाला बैलेंस्ड है, ऊपर वाला अनबैलेंस्ड। तो ये 3 टाइप के हैं। अब विल बी डूइंग द थ्योरी, उसके बाद फिर विल बी डूइंग द नेक्स्ट द पीपीटी। पहले थ्योरी कर लें।
सो रडर आपका दो टाइप का होता है, एक तो कास्ट टाइप का होता है जो फाउंड्री मतलब भट्टी में बनता है, तो ये ज्यादातर छोटी बोट्स में बनता है ये रडर। दूसरा होता है प्री फैब्रिकेटेड, जिसके सेक्शंस वहाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेब्स को वेल्ड करके मॉडर्न शिप्स में इट इज यूज्ड। नाउ योर व्हाट इज एन एफिशिएंट रडर? सो एफिशिएंट रडर का डेफिनेशन है कि फर्स्ट इट हैज गॉट हाई मैन्यूवरेबिलिटी, सेकंड थिंग इज योर responses will be fast। अगर रिस्पॉन्स स्लो है तो इट्स नॉट एफिशिएंट रडर। आपने पोर्ट 5 दिया और वो 10 मिनट ले लिया पोर्ट 5 में आते, so that is not faster turning response, but it should be fast। Second, it should save in fuel। Third, it should reduce your stresses in stern area, and smaller steering gear is required। तो अगर बहुत बड़ा steering gear चाहिए तो वो that is not efficient rudder। आपका unbalanced rudder क्या होता है? So unbalanced rudder is turning axis is above, totally above your टर्निंग एक्सिस, मतलब जहां आपका प्रोपेलर रडर पोस्ट है उसके पीछे रडर लगा है, उसके आगे नहीं। तो एंटायर टर्निंग एक्सिस इज अबाव योर एंटायर रडर इज अबाव योर टर्निंग एक्सिस। दिस इज इनएफिशिएंट रडर, अनबैलेंस्ड रडर, और छोटी बोट्स में या टग्स में या लॉन्चेस में या लाइफ बोट में लगता है। सेमी बैलेंस में स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैटरल एरिया इज फॉरवर्ड ऑफ टर्निंग एक्सिस व्हिच इज लेस देन 20%। तो ऊपर सेक्शन जो है वो अनबैलेंस है, नीचे का सेक्शन बैलेंस्ड है। So it is found in twin screw vessels which have got two propellers। Balanced rudder is most popular because nearly forward section of turning axis is 25 to 30%। आगे का सेक्शन है टर्निंग एक्सिस के आगे और बाकी पीछे परसेंट। So the shape of rudder plays an important part in efficiency। Area of rudder is approximately 2% of the product of length into draft, जो हमने बताया 1/16 और 1/17। Now the vertical dimensions of rudder are restricted due to area constraint। The 4.5 dimensions are increased। Again, due to increased dimension, the torque necessary to turn rudder is overcome by fitting balanced or semi-balanced rudder। And such rudder will have 1/3 of rudder area forward of turning axis। Ideal rudder is where your center of pressure and turning axis are coinciding for all angles of helm। That is why it is known as balanced rudder। So all angles of helm में वो coincide कर रहा है। Unbalanced rudder consists of number of pintles and gudgeons। The top pintle being locking pintle, which prevents the vertical movement of the rudder and the pintle, and the gudgeon takes the weight of the rudder। वही ये सारा बताया हुआ है, सेमी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड जिसके साथ बेरिंग बने हैं, एंड अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस आपका बना। अब आपके कुछ स्पेशल रडर आते हैं, तो आई थिंक इतना आज के लिए कराते हैं, स्पेशल रडर अगली बार कराएंगे ना, ज्यादा हो जाता है ना आपके पास। हमारे पास बहुत टाइम है, जल्दबाजी है ना, टाइम हमारे पास बहुत है, क्यों जल्दबाजी करें। तो वीडियो दिखाते हैं ना, रडर्स के वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है अभी तो